यार कभी सोचा है कि आज हम जो रिचुअल्स फॉलो करते हैं, जो कहानियां सुनते हैं या जो भाषा बोलते हैं, उनकी रूट्स कहाँ से आती हैं? इन सब का ब्लूप्रिंट आज से लगभग 3,500 साल पहले वैदिक एज में लिखा गया था। तो आज हम टाइम ट्रैवल करके मॉडर्न इंडिया की नींव को समझेंगे। ओके, चलो इस इमेज को आराम से देखते हैं। ये सिर्फ एक गांव का सीन नहीं है, ये उस वक्त की पूरी सोसाइटी और इकोनॉमी का एक स्नैपशॉट है। अगर आज के इंडिया को ठीक से समझना है ना, तो हमें इस दुनिया में वापस जाना होगा, द वर्ल्ड ऑफ द वेदास। तो आगे बढ़ने से पहले चलो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट कर लेते हैं। ये वैदिक एज आखिर है क्या, और हम टाइम में कितना पीछे जा रहे हैं। लेट्स गेट द फंडामेंटल्स राइट। देखो, वैदिक एज कोई छोटा मोटा टाइम पीरियड नहीं था। ये पूरे 1000 साल तक चला, रफली 1500 BCE से 600 BCE तक। हम इसे दो मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है अर्ली वैदिक पीरियड, जिसे ऋग्वैदिक पीरियड भी कहते हैं, और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल, ये लोग आखिर आए कहाँ से थे? इस पर एक सीरियस एकेडमिक डिबेट चलती है। माइग्रेशन थ्योरी कहती है कि इंडो आर्यन सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करके आए थे। वहीं इंडिजिनस थ्योरी कहती है कि ये लोग हमेशा से सबकॉन्टिनेंट का हिस्सा थे। दोनों थ्योरीज के अपने अपने स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं, और ये डिस्कशन आज भी हिस्टोरियंस के बीच जारी है। तो अब हम अपनी स्टोरी के पहले फेज में एंटर कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि ऋग्वैदिक लोगों की डेली लाइफ, उनकी सोसाइटी और उनकी पॉलिटिक्स आखिर थी कैसी। शुरू में वैदिक सोसाइटी काफ़ी सिंपल थी। ये लोग आमतौर पर सेमी नोमैडिक थे, मतलब अपने पशुओं के झुंड के साथ मूव करते रहते थे। सोसाइटी का सबसे बड़ा यूनिट था जना, यानी ट्राइब। इस ट्राइब का लीडर होता था राजन, जो एक चीफ जैसा था, कोई एब्सोल्यूट बादशाह नहीं। उसकी पावर को सभा और समिति जैसे ट्राइबल काउंसिल्स कंट्रोल में रखते थे। इस स्लाइड पर उनका सोशल स्ट्रक्चर बिल्कुल साफ दिख रहा है, एकदम क्लियर हायरार्की। सबसे बेसिक यूनिट था कुला, यानी फैमिली। कुछ फैमिलीज मिलकर बनता था ग्रामा, यानी विलेज। फिर आते थे विश, यानी क्लैंस, और इन सबसे ऊपर था जना, द ट्राइब। एक सिंपल और ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था। यहाँ एक चीज समझनी जरूरी है, राजन अकेले डिसीजंस नहीं लेता था। ये असेंबलीज यानी सभा और समिति गवर्नेंस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती थी। इनफैक्ट एक राजन को पावर में आने के लिए अक्सर इनका अप्रूवल चाहिए होता था। एक तरह से हम इन्हें इंडिया के अर्लीस्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस भी कह सकते हैं। चलो अब बात करते हैं इकोनॉमी की। क्या हो अगर मैं कहूं कि उस दौर का स्टॉक मार्केट, उनकी करेंसी, सब कुछ एक ही चीज थी। लेट्स टॉक अबाउट काउज। बिल्कुल साफ साफ, कैटल यानी गाय उस टाइम की सबसे बड़ी वेल्थ थी। आप कितने अमीर हों, ये इस बात से डिसाइड होता था कि आपके पास कितनी गायें हैं। इट वॉज द अल्टीमेट स्टेटस सिंबल ऑफ दैट एरा। और वो कितनी वैल्यूबल थीं, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए, ऋग्वेदा में एक वर्ड है गायविस्थि। इसका लिटरल मीनिंग है गायों की खोज, लेकिन ये वर्ड अक्सर वॉर या बैटल के लिए यूज होता था। हाँ, सही सुना आपने, लोग गायों के लिए जंग लड़ते थे। काउज की इंपॉर्टेंस उनकी लैंग्वेज में भी झलकती है। एक अमीर आदमी को गोमट कहते थे, मतलब जिसके पास गायें हैं। बेटी के लिए वर्ड था दुहित्री, यानी वो जो गाय का दूध निकालती है। यहाँ तक कि गोत्र और गोधुली जैसे वर्ड्स भी काउ से ही रिलेटेड हैं। इससे पता चलता है कि वो उनकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में कितनी सेंट्रल थीं। अब हम अपनी स्टोरी के दूसरे हिस्से में चलते हैं। अराउंड 1000 BCE चीजें तेजी से बदलने लगी। ऋग्वैदिक पीरियड की सिंपल पास्टोरल लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही थी, और इस मॉन्यूमेंटल शिफ्ट के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था। इस बदलाव का कैटलिस्ट था टेक्नोलॉजी, स्पेसिफिकली आयरन का वाइड स्प्रेड यूज। लोहा आने से सब कुछ बदल गया। आयरन एक्सेस से जंगल साफ करके सेटलमेंट करना आसान हो गया। आयरन प्लाउज ने एग्रीकल्चर को एक्सपैंड किया। इस एक टेक्नोलॉजी ने सोसाइटी का पूरा कोर्स ही बदल दिया। और ये चेंज कितना बड़ा था, यहां देखिए। लोग सेमी नोमैडिक लाइफस्टाइल से सेटल्ड एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हो गए। छोटे छोटे ट्राइबल चीफडम्स अब राष्ट्रा यानी स्मॉल किंगडम्स बन गए। काउस पर बेस्ड बार्टर इकोनॉमी की जगह ट्रिब्यूट सिस्टम और अर्ली कॉइन्स ने ले ली। और सबसे क्रिटिकल, राजन की पावर अब ट्राइबल असेंबलीज से भी ऊपर हो गई। ये चार्ट इस शिफ्ट को परफेक्टली दिखाता है। अर्ली वैदिक राजन एक ट्राइबल चीफ था जिसकी पावर लिमिटेड थी। लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते उसकी अथॉरिटी काफी बढ़ गई, और कुछ रूलर्स को तो सम्राट यानी सुप्रीम रूलर भी कहा जाने लगा। किंगशिप का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल रहा था। तो 1000 साल के सफर के बाद वैदिक एज ने क्या लेगेसी छोड़ी? ऐसे कौन से की फाउंडेशंस थे जो आगे चलकर इंडिया के फ्यूचर को शेप करने वाले थे? इस पीरियड ने इंडियन हिस्ट्री के अगले चैप्टर के लिए जमीन तैयार की।
कुरु और पांचाला जैसे बड़े किंगडम्स इमर्ज हुए, अश्वमेधा जैसे कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स डेवलप हुए, सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए वर्ना सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, और सबसे इंपॉर्टेंट ब्राह्मणास और उपनिषद जैसे फाउंडेशनल फिलोसॉफिकल टेक्स्ट कंपोज किए गए। इस दौर का एक की डेवलपमेंट था वर्ना सिस्टम का ओरिजिन। ये समझना जरूरी है कि शुरुआत में ये सिस्टम स्ट्रिक्टली बर्थ बेस्ड नहीं था। ये सोसाइटी का एक क्लासिफिकेशन था, रोल्स या प्रोफेशन के आधार पर। ब्राह्मण्स जो प्रीस्ट थे, क्षत्रियस जो वॉरियर्स थे, वैश्यास जो मर्चेंट्स थे और शूद्रास जो लेबरर्स थे। लेकिन हाँ, वक्त के साथ ये सिस्टम और रिजिड होता चला गया। और यही कॉन्ट्रास्ट वैदिक एज की कॉम्प्लेक्स लेगेसी को हाईलाइट करता है। एक तरफ इसने हमें सभा और समिति के जरिए डेमोक्रेटिक आइडियाज के बीज दिए, दूसरी तरफ वर्ना सिस्टम जैसा एक रिजिड सोशल स्ट्रक्चर भी यहीं से शुरू हुआ। तो मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ती हूं, इन दोनों में से कौन सी लेगेसी, द फ्लेक्सिबल काउंसिल्स या द रिजिड सोशल हायरार्की, आज इंडिया को ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है? सोचिएगा।